बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, या रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने अपने इसको किस तरह से पढ़ना है, क्या कुछ चीज़ें करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स कौन से बुक्स जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, वो सारा हम डिटेल में आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो ये मेरे पास इनाम दानिश है। ये वाली जो बुक है मेरे पास डेविडसन की बुक है। ठीक है, उसमें किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो हैं, मार्किंग्स जो हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मेरे पास टॉपिक वाइज मार्किंग्स होंगी वो मैं आपके साथ इस तरह से जो है कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ कि आपको जो है उसी टाइम सारी चीज़ें याद हो जाएँ, पॉइंट्स जो है वो याद हो जाएँ। ठीक है, सो मैं इस तरह से आपको मार्किंग करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और आज जो मैं आपको करवाऊँगी मार्किंग, वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँगी कि अपने रेस्पिरेटरी को पढ़ना किधर से है, कौन सी बुक जो है वो अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, क्या कुछ करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास नोट्स हैं वो किस हिसाब से आपने जो है वो करने हैं, वो मैं पिछली वीडियोज़ जो हैं मेरे पास आ जाती हैं, जो मैंने अपलोड की हुई हैं। ठीक है, हार्ट की एक अपलोड की हुई है और एक मैंने अपलोड किया है कि हाउ टू स्टडी जनरल मेडिसिन। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि आपने नोट्स जो हैं उनको किस तरह से अपनी बुक के ऊपर मार्क करना है, कौन से नोट्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स जो हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो बता चुकी हुई हूँ। हाउ टू स्टडी मेडिसिन, ठीक है, जनरल मेडिसिन में मेडिकल स्टफ ऐसा आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट मीडिया स्टडी में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर आप सब देखिएगा। ठीक है, आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ना, इतनी लंबी लंबी चीज़ें, इतना बड़े बड़े पैराग्राफ्स, ये सारे आपने याद नहीं करने होते। ठीक है, और आपको कोई भी वीडियो तो भी आप कमेंट सेक्शन में साथ-साथ पूछते जाइएगा। ठीक है, सो इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेविडसन से आपने कौन से पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। किसी के पास अगर नहीं भी है डेविडसन या इनाम दानिश या वो इरफान मसूद यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपने जो है इन चीज़ों को मार्क करते जाना। ठीक है, मेरे पास ये 2 बुक्स हैं और यही अच्छी बुक्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ से ही जो है वो सब कुछ बताऊँ और आप इन्हीं को फॉलो करें। ठीक है, तो अगर नहीं आपके पास अगर जिसके पास डेविडसन नहीं ली हुई, इनाम दानिश ली हुई है, तो वो डेविडसन की जो मैं चीज़ आपको बताऊँगी वो इनाम दानिश पे मार्क करते जाइएगा। अगर आपके पास इनाम दानिश पे वो नहीं लिखी हुई, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनके स्क्रीनशॉट लेते जाना और उनको फिर आप अपनी बुक पे मार्क कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। पीडीएफ में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने थर्ड ईयर में सारी बुक्स जो हैं उनको कोरिलेट करके पढ़ना है, एक ही बुक को जो है वो आपके लिए नहीं सजेस्ट की जाएगी। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास देखा जाए तो क्या चीज़ आ जाती है कि इसमें हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है। एनाटमी और फिजियोलॉजी जो है वो आपने प्रिपेयर नहीं करनी है इनमें। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। इन्वेस्टिगेशंस में पिछली वीडियो हार्ट की जो मैंने बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, लाइक रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई आपको डिजीज़ आई है, डायग्नोस आया है, तो उसके बाद आपको बताया गया कि इन्वेस्टिगेट करें। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने ये 4 से 5 इन्वेस्टिगेशन के नाम अगर लिख लिए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 1 नंबर होता है तो वो आपको ईजिली नंबर मिल जाता है। सो ये आपने इसी तरह से इनको याद कर लेना है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिस टॉपिक की होंगी उसको आपने पहले नंबर पे याद कर लेना है। ठीक है, 1 नंबर का होता है तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है इसमें इन्वेस्टिगेशन में लिखने के लिए, जैसे सीओपीडी अगर आया है आपके पास। ठीक है, तो उसको आइकन को उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस में लिखें। ठीक है, तो उसमें फिर आपने क्या करना होता है कि ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं और कुछ इसकी जो एक एक्स्ट्रा मेन पॉइंट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि मैंने आपको पीछे हार्ट वाले में बताया कि मिट्रल स्टेनोसिस का माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर्स जो है वो एक जिसको जो है वो बाकी चीज़ों से जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, सो आपने इस तरह से जो भी टॉपिक होगा उसका मैं आपको जब साथ-साथ पढ़ाऊँगी, साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपने कौन से पॉइंट्स हैं वो याद रखनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं करनी, क्योंकि मेडिसिन भी बहुत लंबी है और जब लास्ट पे आपका पेपर होता है तो तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डायग्नोसिस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, या किसी चीज़ का क्राइटेरिया हो, जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया का क्राइटेरिया लास्ट टाइम आया हुआ था, उससे पिछले दफ़ा भी आया हुआ था। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी, और जो मेन चीज़ होंगी वो आपने पढ़नी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो मतलब कि कोशिश करते हैं ना कि हमारी डिस्टिंक्शन आए, और डिस्टिंक्शन के लिए वो क्या करते हैं कि एक-एक पैराग्राफ, एक-एक लाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी लास्ट में जब उनको ये डिस्टिंक्शन नहीं आती, पेपर इस तरह का आया होता है, तो फिर वो उसमें यही होता है कि आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की होती बल्कि हार्ड वर्किंग की होती है। तो हार्ड वर्क करें बट विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करें तो फिर ही आप जो है इसको वो कर सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आपने लिखनी है। देन आपके पास ये प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स, ये भी आपने क्या किया है, आपकी डीडी में जो है वो आ जाती होती हैं। इसमें बताया जाता है कि पेशेंट को कफ है या इनकी काजेज़ आ जाती हैं, सिम्टम्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये भी बस इसके ये नाम पढ़ने की ज़रूरत है, डिटेल करने की ज़रूरत नहीं, डिटेल जो करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेज़ कौन-कौन से होती हैं, अस्थमा होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, सीओपीडी आ जाता है, ब्रोंकिटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये
चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये मैं बताऊँगी किस तरह से प्रिपेयर करना है। देन इन्फेक्शंस में भी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये नहीं इतना पूछा जाता, ये जो 2 हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तीनों, ठीक है। उसके बाद ट्यूमर्स ऑफ द ब्रोंकियस ये भी नहीं आते, ठीक है, ये भी नहीं आपने करने। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है इंटरस्टिशियल एंड इन्फ्लेमेटरी, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं करने आपने, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला जो है इसको एक दफ़ा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल लंग डिसीजेस, इसमें भी आपका पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्यूपेशनल निमोनिया जो है, निमोनिया के बारे में हम लोग जो है वो जैसे करेंगे यहाँ से, ठीक है, जहाँ से जब हम इनामदानी से करेंगे तो उसमें सारा वो कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पल्मोनरी वाल्वुलर डिजीजेस, इसमें ये दोनों जो है इनको एक रीड ले लेंगे। उसके बाद इसमें हमारे पास नेसोफेरिंक्स, स्लीप ब्रीदिंग, ये भी हम एक दफ़ा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डायफ्राम एंड चेस्ट वॉल डिसऑर्डर्स ऑफ द डायफ्राम जो है इसको देख लेंगे। अब देखें इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थे जो कि आपने करनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करने, वो ये वाले हैं, ठीक है। पल्मोनरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अपने 6 से 7 टॉपिक हर टॉपिक जो है उसके तकरीबन 9 से 10 टॉपिक होंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और वही आपके पास पेपर में रिपीटेड होंगे, ठीक है। यानी कि बीटीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट है आपने वो करना है, कि सारा कुछ करके आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आना है, ठीक है। सो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि इनाम दानिश पे आप देखें अगर, तो ये कितने ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से डिटेल में उन्होंने उनको पॉइंट्स में बता दिया हुआ है, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए देखना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको पहले नंबर पे जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो और जो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा टेबल जो इंपॉर्टेंट होंगे डिविज़न के, वो अभी हम साथ देख लेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज़ जब हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने ये वाले जो टॉपिक्स मैंने मार्क किए हुए हैं, आप भी अपनी बुक्स पे मार्क कर लें, ठीक है। जो डिविज़न वाले हैं, जो इधर एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, यहाँ पे ही वो नीचे लिख लें, ताकि जब वो चैप्टर स्टार्ट करें तो यहाँ पे वो लिख लें, ठीक है। और इसके पास पेपर्स आप अपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, अब हम पास पेपर्स की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पास पेपर्स आपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें देखें हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि क्वेश्चंस हैं, ट्यूबरकुलोसिस का क्वेश्चन आए हुए बहुत दफ़ा, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस, देखें वो सारी चीज़ें जो रिपीट हुई हैं। जो बच्चे सिर्फ पास पेपर कर रहे होते हैं ना, उनके लिए भी एक मेरे पास ट्रिक है कि आपने सिर्फ पास पेपर कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये किया। अब देखें सीओपीडी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सीओपीडी में हमारे पास क्या होता है कि कफ और प्यूलेंट स्पूटम होता है, ये इसका मेन डायग्नोस्टिक फीचर होता है, और यही डिफरेंशिएट आपको बाकियों से भी कर रहा होता है। ब्रोंकियोलाइटिस से, ट्यूबरकुलोसिस में, उसमें भी हमारे पास एस्थमा होता है, स्पूटम वगैरह होता है, लेकिन वो किस तरह का होता है वो आपको डिफरेंशिएट करेगा जब आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो उसके साथ आपको आइडिया हो जाएगा। ब्रोंकियोलाइटिस होता है, इसमें हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुई होती है पहले की, ठीक है, लेकिन इसमें भी कफ भी है, स्प्यूटम भी है, लेकिन क्या है उसके साथ उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है 2 ईयर्स अगो की। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो ये हमें डिफरेंशिएट कर देगी कि ब्रोंकियोलाइटिस है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले से ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, बस कफ है और प्यूलेंट स्पूटम है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ से है, और ये किसी भी काज की वजह से है, टबैको वगैरह, ठीक है, स्मोकिंग एस्पिरेशन। तो ये मैंने क्या किया है कि अब सीओपीडी है, तो इसको मैंने पहले इसमें क्या कर लिया, इसके जितने भी मेरे पास साइंस एंड सिम्टम्स से इंपॉर्टेंट वाले जो कि पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये मैंने लिख ली है। इन्वेस्टिगेशन में आपने ये चीज़ याद करनी होती है, और मेन ये जैसे कि एबीजीएस की हाइपोक्सिया शो करनी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसका एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो उसकी डेफिशिएंसी शो कर रही होगी, तो हमारे पास क्या होगा, सीओपीडी होगा। तो इस तरह से आपने मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है, जो कि आपको डायग्नोसिस में, इन्वेस्टिगेशन में, एमसीक्यूज़ में जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास इसमें ट्रीटमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट पे भी सारा आपने करने की ज़रूरत नहीं होती, मेन चीज़ें जो मैंने मार्क की हुई हैं उस तरह से आपने इसको पढ़ना होता है। साथ ही इसकी हमने डीटी लिख दी है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है, वो भी हम लिख लें। तो ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपने जनरल मेडिसिन में पढ़नी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, इसका भी मैंने सारा कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो ये जब मैं एक-एक टॉपिक करूँगी, साथ-साथ मैं आपको पास पेपर्स भी क्लियर करवाऊँगी, और साथ-साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको बुक से भी सारा पढ़ाऊँगी, और वही मेन पॉइंट्स अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप ईज़िली जो है वो सारे टॉपिक्स को कवर कर जाएँगे, ठीक है। उसके बाद देन आपने इस तरह से इनको जो है पढ़ना है, ठीक है।
और जो इम्पोर्टेंट होगा आप इन पॉइंट्स को जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं जिस के, तो उनको आपने क्या करना है, आप उनको बुक पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनाम दानिश का पता चल गया। होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी या समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। उसके बाद हम लोग ने देखना है ये एग्जामिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी वाइवा में आएंगी, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो करना है, फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो अगर हम लोग देखें तो पेज नंबर, हम स्टार्ट करते हैं जैसे पहला टॉपिक इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा एस्थमा, COPD जो है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन सिंड्रोम, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। पेज नंबर आपका आ जाता है 30, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है, जिनके पास इनाम दानिश नहीं है, आई सजेस्ट कि आप इनाम दानिश ले लें, ठीक है। बेशक आपके रिजर्वेशन है, लेकिन उसके साथ आप इनाम दानिश भी ले लें, ठीक है। तो उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, तो ये आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, ये आपने सिर्फ एक गो थ्रू करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इसके आपको फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं, तो ये आपने कर लेनी। क्रेपिटेशंस होंगी, इंट्राकोस्टल रिट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। उसके इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूज या फिर पैची बायलेटरल फ्लफी और सॉफ्ट शेडिंग होगी, ठीक है। और ट्रीटमेंट आपने रीड कर लेना, ये बस कभी पेपर में आया नहीं है, बस एक रीड देना। COPD आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। इसके लिए पूरी एक वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट में, ठीक है, तो उसमें मैं आपको भी बताऊंगी कि आपने COPD जो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको जो है वो बताऊंगी, ठीक है। इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।